गुड मॉर्निंग। आज पॉलीसाइफोनिया नामक लाल शैवाल के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। पॉलीसाइफोनिया पॉलीसाइफोनिया एक रेड एल्गा है। इस वंश के नाम की उत्पत्ति यूनानी शब्द से हुई। पॉली मीन्स अनेक, मैनी। साइफोनिया मीन्स ट्यूब्स और साइफन। इस प्रकार यह शैवाल अनेकों साइफन से मिलकर के बना होता है। इसके वर्गीकृत स्थिति के बारे में हम सर्वप्रथम अध्ययन करेंगे। तो इसे डिवीजन थैलोफाइटा में रखा गया है। डिवीजन थैलोफाइटा, डिवीजन थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में रखा गया है क्योंकि इसका पादप शरीर थैलस नुमा होता है। यह लाल शैवाल है, इसका पादप शरीर थैलस नुमा है, इसलिए इसको थैलोफाइटा में रखा गया है। क्लास इसकी रोडोफाइसी है, रोडोफाइसी। रोडोफाइसी वर्ग को सामान्य तौर पर रेड एल्गी कहते हैं क्योंकि इसमें लाल शैवाल सम्मिलित किए गए हैं। सब क्लास इसकी फ्लोरिडी है, फ्लोरिडी। ऑर्डर है सिरेमी एलिज, सिरेमी एलिज। ऑर्डर इसका सिरेमी एलिज। सिरेमी एलिज। इसका ऑर्डर है फैमिली रोडोमिलेसी, रोडोमिलेसी, रोडोमिलेसी। जीनस पॉलीसाइफोनिया, जीनस पॉलीसाइफोनिया। तो इस प्रकार इसका यह वर्गीकरण है। डिवीजन थैलोफाइटा, क्लास रोडोफाइसी, सब क्लास फ्लोरिडी, ऑर्डर सिरेमी एलिज, फैमिली रोडोमिलेसी, जीनस पॉलीसाइफोनिया। हैबिटेट एंड अकरेंस। हैबिटेट एंड अकरेंस।
हैबिटेट एंड अक्रेंस की जब हम बात करें तो पॉलीसाइफोनिया मुख्य रूप से समुद्री जल में पाई जाती है। इसकी सभी जातियां समुद्री जल में पाई जाती है। पूरे विश्व में इसकी 150 जातियां पाई जाती हैं। पूरे विश्व में इसकी 150 जातियां पाई जाती हैं। भारत में इसकी इंडिया में भारत में इसकी 16 जातियां पाई जाती हैं। भारत में इसकी 16 जातियां पाई जाती हैं। राजस्थान में इसकी कोई भी जाति नहीं पाई जाती। कुछ मुख्य जातियां इस प्रकार से हैं: पॉलीसाइफोनिया इलोनगेटा, पॉलीसाइफोनिया इलोनगेटा। यह जाति समुद्री जल में उपस्थित चट्टानों पर पाई जाती है। समुद्री जल में चट्टानों पर पाई जाती है इलोनगेटा। पॉलीसाइफोनिया अर्सियोलेटा, पॉलीसाइफोनिया जाती है अर्सियोलेटा, URCEOLATA, अर्सियोलेटा। यह जाति लेमिनेरिया, लेमिनेरिया एक ब्राउन एल्गा है, ब्राउन एल्गा। लेमिनेरिया ब्राउन एल्गा के ऊपर अधिपादप के रूप में पाया जाता है, एपिफिटिक के रूप में, एपिफिटिक के रूप में पाई जाती है। अर्थात पॉलीसाइफोनिया की जाती है अर्सियोलेटा लेमिनेरिया नामक ब्राउन एल्गा के ऊपर अधिपादप के रूप में पाई जाती है। पॉलीसाइफोनिया फास्टिजिएटा, फास्टिजिएटा, पॉलीसाइफोनिया फास्टिजिएटा। इसके स्पेलिंग देखिए आप, FASTI, फास्टिजिएटा। ये आपको याद रखना है, FASTIGIATA, फास्टिजिएटा। यह जाति एस्कोफिलम, 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 एस्कोफिलम नामक ब्राउन एल्गा के ऊपर एपिफिटिक के रूप में पाई जाती है। ये लेमिनेरिया पे पाई जाती थी, लेकिन यह जाति एस्कोफिलम के ऊपर अधिपादप के रूप में पाई जाती है। नाम अलग अलग है, ये लेमिनेरिया पे पाया जाता था, ठीक है ना, और ये जाति जो है एस्कोफिलम पर पाई जाती है। ये भी ब्राउन एल्गा है और ये भी ब्राउन एल्गा है, दोनों ही ब्राउन एल्गा है। नेक्स्ट है पॉलीसाइफोनिया वेरीगेटा, वेरीगेटा, पॉलीसाइफोनिया वेरीगेटा। यह जाति मैंग्रोव, मैंग्रोव पादपों के ऊपर, मैंग्रोव पादपों के ऊपर अधिपादप के रूप में
पाई जाती है। पॉलीसाइपोनिया वेरिगेटा मैंग्रोव पादपों के ऊपर अधिपादपों के रूप में पाई जाती है। तो इस प्रकार पॉलीसाइपोनिया समुद्री जल में या तो यह चट्टानों पर चिपक के रहता है या किसी दूसरे जलीय पौधों पर अधिपादप के रूप में उपस्थित रहता है। अब इसके बाद पढ़ेंगे अपन पादप शरीर, पॉलीसाइपोनिया का प्लांट बॉडी। जैसा भी बताया था कि पॉलीसाइपोनिया की जो प्लांट बॉडी है वह थैलस नुमा है। थैलस की तरह इसका पादप शरीर होता है। तो इसमें आएगा प्लांट बॉडी, थैलस। थैलस नाम क्यों रखा? क्योंकि इसमें रूट, स्टेम एंड लीव्स अनडिफरेंशिएटेड होता है। संपूर्ण पादप शरीर थैलस नुमा है और थैलस का निर्माण दो प्रकार के तंतुओं के मिलने से होता है। इसमें दो प्रकार के फिलामेंट्स होते हैं थैलस में। एक होता है इसमें प्रोस्ट्रेट, और क्रीपिंग सिस्टम, और दूसरा होता है वर्टिकल और इरेक्ट सिस्टम। तो दो प्रकार के थैलस दो प्रकार के सिस्टम से मिलकर के बना होता है। एक तो होता है आधारीय, जो रेंगता हुआ तंतु होता है उसे हम कहते हैं क्रीपिंग और प्रोस्ट्रेट, और सेकंड जो सिस्टम है उसे कहते हैं वर्टिकल और इरेक्ट सिस्टम। जैसा कि फिगर से इसको बताते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये जो सिस्टम है नीचे वाला, इसे तो हम कहते हैं क्रीपिंग सिस्टम। तो हम इसको लेबलिंग कर लेते हैं यहाँ पे। ये वाला जो सिस्टम है ये तो हो गया इरेक्ट सिस्टम, ये वाला। इसको इस तरह से लेबलिंग कर लेते हैं। ये तो हो गया वर्टिकल और इरेक्ट सिस्टम। और ये आधारी भाग की ओर जो सिस्टम है ये वाला, ये जो संपूर्ण सिस्टम है इसे हम कहते हैं क्रीपिंग सिस्टम। ये वाला ये क्रीपिंग सिस्टम है। इसके प्रोस्टेट सिस्टम, ये क्रीपिंग सिस्टम है, ये आधार है इसका। ये कोई मान लीजिए, या तो ये हो सकता है कि कोई रॉक्स हैं, या तो ये रॉक हो सकती है, रॉक हो सकता है, या कोई एक्वेटिक प्लांट है। रॉक हो सकता है या ये एक्वेटिक प्लांट है। उस पे इसके आधारीय भाग से यूनिसेल्यूलर एक कोशिकीय मूलाभास उत्पन्न होते हैं। ये कोशिकीय मूलाभास हैं, ये देखिए, ये एक कोशिकीय मूलाभास है। इसको मैं ये कोशिकीय कर दिया। एक कोशिकीय मूलाभास उत्पन्न होते हैं इस तरह से, ये कोशिकीय मूलाभास उत्पन्न होते हैं। और इन मूलाभास के अग्रस्त भाग फूल करके
होल्ड फास्ट या हैप्टेरॉन बनाते हैं, होल्ड फास्ट या हैप्टेरॉन बनाते हैं, और ये इस तरह से ऐसे फूल जाते हैं और इससे चिपकने का काम करते हैं, ऐसे चिपक जाते हैं, इस तरह से चिपकाने का काम करते हैं। तो ये राइजोइड है, इसे हम कहते हैं राइजोइड, और इसका जो शीर्ष भाग है इसे हम कहते हैं हैप्टेरॉन, हैप्टेरॉन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, हैप्टेरॉन कहते हैं, और होल्ड फास्ट। ये सब स्ट्रेटम है, इसे हम कहते हैं सब स्ट्रेटम, आधारीय भाग। आधारीय भाग सब स्ट्रेटम, जो कि या तो रॉक हो सकती है, समुद्री जल में उपस्थित कोई चट्टान हो सकती है, या समुद्री जल में उपस्थित कोई एक्वेटिक प्लांट, उसमें जैसा कि भी बताया था ब्राउन एल्गी के नाम बताए थे, लेमिनेरिया अथवा स्कोफिलम हो सकता है, उस पर ये चिपक जाता है, अटैच हो जाता है। तो ये अटैचमेंट ऑर्गन है, इसे हम कहते हैं अटैचमेंट ऑर्गन, हैप्टेरॉन अथवा होल्ड फास्ट। राइजोइड के शीर्ष भाग जो है फूल करके ये होल्ड फास्ट को निर्मित करते हैं। तो ये पूरा भाग जो आधारी भाग है इसे हम कहते हैं क्रीपिंग सिस्टम। ये सबस्ट्रेटम पर फैला हुआ पाया जाता है, और इसे ऊपर की ओर, ऊपरी भाग की ओर वर्टिकल फिलामेंट उपस्थित रहते हैं। ये सारे वर्टिकल फिलामेंट जो है इरेक्ट सिस्टम को निर्मित करते हैं। इन फिलामेंट के शीर्ष भाग द्विभाजी शाखित होता है, ये द्विभाजी शाखित है, देखिए ये आगे जाकर के ये इस तरह से द्विभाजी शाखित हो जाता है, ऐसे ये द्विभाजी शाखित हो जाता है, ये भी द्विभाजी शाखित है। फिर बारंबार अनेकों बार द्विभाजी शाखित होते रहते हैं, जिससे संपूर्ण पादप सुंदर पंखनुमा कोमल रूप में नजर आता है, सुंदर दिखाई देता है और बहुत ही कोमल है, सॉफ्ट है, रेशम की तरह दिखाई देता है। ये इस तरह से ये आगे द्विभाजी शाखित हो जाता है, ये भी द्विभाजी शाखित हो गया, द्विभाजी शाखित इस तरह से। तो ये कहलाता है वर्टिकल इरेक्ट सिस्टम, और नीचे वाला सिस्टम कहलाता है क्रीपिंग सिस्टम। इस प्रकार इसका थैलस दो प्रकार के तंतुओं के मिलने से निर्मित होता है। एक होता है आधारी भाग, जिसे कहते हैं प्रोस्टेट तंत्र और क्रीपिंग तंत्र, और ऊपरी भाग की ओर वर्टिकल और इरेक्ट सिस्टम होता है। ये दोनों मिल करके पादप शरीर को निर्मित करते हैं। इसमें जड़, तना, पत्तियों का पूर्ण रूप से अभाव होता है। इसमें मूलाभास पाए जाते हैं, और मूलाभास के शीर्ष भाग जो है हैप्टेरॉन होल्ड फास्ट बना, जिसकी सहायता से ये आधारी भाग पर चिपक करके अपना जीवन व्यतीत करता है। तो ये थैलस का स्ट्रक्चर हुआ। इसके बाद है कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब इसके हम सेल देखेंगे, सेल कैसी होती है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। इसका थैलस अभी बताया था, जैसे क्रीपिंग सिस्टम और एक इरेक्ट सिस्टम का बना होता है। और ये जो थैलस हैं इनमें अनेकों साइफन पाए जाते हैं, अनेकों साइफन पाए जाते हैं, जैसा कि नाम रखा गया पॉलीसाइफोनिया, तो अनेकों इसमें कई सारे साइफन पाए जाते हैं, साइफन, अनेकों साइफन्स पाए जाते हैं। साइफन्स को कहते हैं ट्यूब्स, ट्यूब्स कहते हैं। तो इस प्रकार सेल
कि हम जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें कई सारे साइफन दिखाई देंगे। तो इसमें सेल स्ट्रक्चर का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन यानी अनुदैर्ध्य काट से इसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो ये सारी सेल्स लॉन्गिट्यूडिनली रूप से दिखाई देगी। जैसे देखिए साइफन दिखाई देंगे, ये देखिए इस तरह से, ये एक फिलामेंट ले लिया हमने और इसमें ये सेल्स दिखाई देगी, तो ये इसके साइफन है इस तरह से। इसमें ये केंद्रीय साइफन है, इस तरह से। इस तरह से ये साइफन के रूप में कोशिकाएं नजर आती है। अनेकों साइफन से मिलकर के फिलामेंट बनता है। इसमें केंद्रीय भाग में उपस्थित साइफन को केंद्रीय साइफन या सेंट्रल साइफन कहते हैं। यह सेंट्रल साइफन है। और इसका एक नाम और है एक्सियल साइफन, क्योंकि यह केंद्रीय भाग में पाया जाता है। लेकिन तंतु के शीर्ष भाग की ओर, जैसे ही हम शीर्ष के भाग के कट या सेक्शन काटेंगे तो उसमें केवल केंद्रीय साइफन ही नजर आएगा, ये साइड वाला नजर नहीं आएंगे। इन्हें हम कहते हैं पेरी सेंट्रल साइफन। यह है पेरी सेंट्रल साइफन कहते हैं, पेरी सेंट्रल साइफन कहते हैं उसको, पेरी सेंट्रल साइफन कहलाता है। तो पेरी सेंट्रल साइफन सेंट्रल साइफन के चारों ओर पाया जाता है। वो तो बीच में आ गया, उसके चारों ओर पेरी सेंट्रल साइफन पाया जाता है इस तरह से। अब यदि हम तंतु के शीर्ष भाग की ओर देखें तो वहां पर केवल सेंट्रल साइफन ही दिखाई देगा, पेरी सेंट्रल साइफन दिखाई नहीं देगा।
तो ये हो गया पेरी सेंट्रल साइफन। अब इसके अंदर देखिए आप, ये हो गया पेरी सेंट्रल, ये हो गया सेंट्रल साइफन। हर कोशिका यूकैरियोटिक होती है, इसलिए प्रत्येक कोशिका एक केंद्र की यानी यूनिन्यूक्लिएट, इसमें केंद्रक होगा। ये देखिए, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसमें। न्यूक्लियस हम एक कोशिका का डायग्राम पूर्ण रूप से बनाते हैं तो इसमें यह न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस क्या है? कोशिका द्रव्य के परिधीय भाग में उपस्थित है, कोशिका द्रव्य के परिधीय भाग में, इसलिए ऐसे केंद्रक को भित्ति लग्न केंद्रक या पैराइटल न्यूक्लियस कहते हैं। पैराइटल न्यूक्लियस कहते हैं इसे। ये हो गया पैराइटल न्यूक्लियस, मैं लिख देता हूं यहां पे PARIETAL, पैराइटल न्यूक्लियस। हर कोशिका में न्यूक्लियस होगा। जैसे देखिए, यहाँ पर भी न्यूक्लियस है, 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 प्रत्येक कोशिका। तो प्रत्येक कोशिका कैसी होती है? यूनी न्यूक्लिएट, उसमें एक केंद्रक उपस्थित होगा, लेकिन वो बीच में नहीं होगा, वह इसकी कोशिका भित्ति के पास में पाया जाता है। इसलिए ऐसे केंद्रक को कहते हैं पैराइटल, क्योंकि केंद्रीय भाग में क्या होती है? रिक्तिका पाई जाती है, एक बड़ी सी रिक्तिका पाई जाती है, उसे कहते हैं केंद्रीय रिक्तिका, सेंट्रल वैक्यूल। तो ये सेंट्रल वैक्यूल है, ये देखिए, ये सेंट्रल वैक्यूल उपस्थित है यहाँ पे, ये सेंट्रल वैक्यूल है, इसे कहते हैं सेंट्रल वैक्यूल। तो ये सेंट्रल वैक्यूल आ गया, सेंट्रल वैक्यूल, केंद्रीय रिक्तिका है यहाँ पे, सेंट्रल वैक्यूल है। और सेंट्रल वैक्यूल के चारों तरफ कोशिका द्रव्य पाया जाता है, साइटोप्लाज्म। उसी साइटोप्लाज्म में प्रकाश संश्लेषी वर्णक, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जो क्रोमेटोफोर के रूप में पाया जाता है, क्रोमेटोफोर। तो ये क्रोमेटोफोर है, देखिए ये क्रोमेटोफोर है, इसको मैं डायग्राम को बना देता हूँ, क्रोमेटोफोर। ये देखिए, ये क्रोमेटोफोर है, ये ना, ये क्रोमेटोफोर है, ये क्रोमेटोफोर हैं, इन्हें हम कहते हैं क्रोमेटोफोर। ये तो केंद्रीय रिक्तिका हो गई, और इसके चारों तरफ क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं, इन्हें कहते हैं क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए पाए जाते हैं, और ये डिस्क नुमा होता है। इनका शेप कैसा होता है? डिस्क नुमा, इसलिए इसे कहते हैं डिस्कोइड क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर को क्या कहते हैं? डिस्कोइड, डिस्कोइड। तथा इनमें पायरेनोइड का अभाव होता है, पायरेनोइड नहीं पाया जाता है, पायरेनोइड लेस है ये, पायरेनोइड लेस, इनमें पायरेनोइड नहीं पाया जाता, डिस्कोइड है। और इन्हीं क्रोमेटोफोर में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जिनमें मुख्यतः, नाम लिख रहा हूं यहां पे,
फाइको इराइथ्रिन, आर फाइको इराइथ्रिन, आर फाइको इराइथ्रिन, आर फाइकोसायनिन, आर फाइकोसायनिन, बीटा कैरोटीन, आदि पाए जाते हैं। तो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्रोमेटोफोर में पाए जाते हैं। इनमें आर फाइकोइराइथ्रिन की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है, इसलिए ये लाल रंग के दिखाई देते हैं। इसके अलावा इसमें क्लोरोफिल भी होते हैं। क्लोरोफिल के अंदर होता है ए, क्लोरोफिल ए होता है, तथा क्लोरोफिल डी होता है, ए एंड डी। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी, तो ये सभी पिगमेंट्स क्रोमेटोफोर में पाए जाते हैं। इस प्रकार ये समुद्री जल में रहते हुए भी इनमें फोटोसिंथेसिस नियमित रूप से होता है और ये अपना भोजन समय निर्मित करते हैं। समुद्री जल में ये 300 फीट की गहराई तक पाए जाते हैं, 300 फीट की गहराई तक पाए जाते हैं। इनके कोशिका भित्ति 2 स्तरों की बनी होती है। इनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल में 2 स्तर पाए जाते हैं। एक आउटर होता है और एक इनर होता है। आउटर लेयर पेक्टिन की बनी होती है। बाह्य परत पेक्टिन की बनी होती है और आंतरिक परत सेल्यूलोज की बनी होती है। ये कोशिकाएं ब्रोमीन को संचित करती है। ब्रोमीन को संचय करने का कार्य करती है। और इन कोशिकाओं में फोटोसिंथेसिस के उपरांत भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संचित होता है। फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च, ये इसका वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि लाल शैवालों में जो भोजन संचित होता है वो किस फॉर्म में होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च। तो जब इनका भोजन यानी खाद्य पदार्थ, रिजर्व फूड मटेरियल जब संचित होगा तो किस फॉर्म में होगा? फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संचित होगा। कोशिका भित्ति में पेक्टिन, सेल्यूलोज, इसके अलावा एल्जिन और फ्यूकोडिन भी पाए जाते हैं। एल्जिन फ्यूकोइडियन पदार्थ भी पाए जाते हैं। FUCOIDEN, फ्यूकोइडिन पदार्थ भी पाए जाते हैं।
तो ये इसकी कोशिका की संरचना हो गई। थैलस के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। अब इसके बाद इसके लाइफ साइकिल के बारे में हम स्टडी करेंगे, पॉलीसाइकोनिया का लाइफ साइकिल। हाँ, ये एक और पॉइंट था इसमें कि ये जो कोशिकाएं हैं, ये जो साइफन है, आपस में पिट कनेक्शन के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। जैसे देखिए ये ना पिट कनेक्शन कहलाता है, इसे कहते हैं पिट कनेक्शन। पिट कनेक्शन, ये जो कोशिकाएं हैं आपस में जुड़ी हुई है साइफन, ये साइफन आपस में, ये पिट है, ये जो ट्यूब दिखाई दे रही है ये पिट है। ये देखिए इस तरह से था ना ये, तो ये पिट कहलाते हैं। ये इस तरह से, ये इसे हम कहते हैं पिट कनेक्शन। इसलिए इसका कोशिका द्रव्य आपस में कनेक्टेड रहता है। तो पिट कनेक्शन का पाया जाना रोडोफाइसी वर्ग की प्रमुख विशेषता है, अन्य किसी वर्ग में नहीं पाया जाता है, ये केवल इसी वर्ग में पाया जाता है, पिट कनेक्शन। तो पिट कनेक्शन का पाया जाना रेड एल्गे का मुख्य लक्षण है, तो ये भी इसमें सम्मिलित रहेगा, पिट कनेक्शन। अब इसका लाइफ साइकिल, इसका लाइफ साइकिल बहुत ही जटिल होता है और इसके जीवन चक्र में 3 पादप सम्मिलित होते हैं। इसके जीवन चक्र में 3 पादप या पीढ़ियां सम्मिलित होती हैं, यानी 3 पीढ़ियों या 3 पादपों के द्वारा इसका जीवन चक्र पूर्ण होता है। तो इसमें इसका जब लाइफ साइकिल हम देखें तो इसमें 3 प्लांट्स आते हैं या 3 जनरेशन्स आती है। 3 जनरेशन्स, 3 प्लांट्स या 3 जनरेशन्स आती है। और ये सभी पादप आपस में अल्टरनेट होते हैं, यानी एक के बाद एक बनते हैं। इस प्रकार इसमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। तो लाइफ साइकिल, तो इसमें पीढ़ी एकांतरण भी पाया जाता है, इसे हम कहते हैं अल्टरनेशन। जो कि डिप्लो बायोटिक प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? डिप्लो बायोटिक प्रकार का होता है। तो 3 प्लांट कौन कौन से हैं उनके नाम बता देते हैं। सबसे पहला आएगा गेमिटोफाइट। पहला प्लांट है गेमिटोफाइट। और दूसरा प्लांट का नाम है कार्पोस्पोरोफाइट। कार्पोस्पोरोफाइट। और तीसरे प्लांट का नाम है ये टेट्रास्पोरोफाइट। तो पहला तो हो गया गेमिटोफाइट, इसको हम गेमिटोफाइट। दूसरा क्या कार्पोस्पोरोफाइट। और थर्ड हो गया
टेट्रा स्पोरोफाइट, इस तरह से। तो इस तरह से आपको लर्न करना है। पहला गैमेटोफाइट, इसका बढ़िया सा ट्रिक्स भी है, GCT, G C और T से आपको याद रखना है, GCT। इसमें पहला गैमेटोफाइट पादप सम्मिलित होगा। गैमेटोफाइट प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करेगा और उसके उपरांत जाइगोट बनेगा और जाइगोट सीधा कार्पो स्पोरोफाइट को निर्मित करेगा। कार्पोस्पोरोफाइट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा टेट्रास्पोरोफाइट को निर्मित करेगा और टेट्रास्पोरोफाइट पादप फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और उससे पुनः गैमेटोफाइट पादप बनेगा। जैसा कि फ्लो चार्ट में बता रहा हूँ इजीली। देखिए, सबसे पहले तो आपको GCT याद रखना है। पहला आ गया गैमेटोफाइट, फिर आ गया कार्पोस्पोरोफाइट, फिर आ गया टेट्रास्पोरोफाइट। इसमें गैमेटोफाइट पादप हैप्लोइड होता है, हैप्लोइड, अर्थात इसमें क्रोमोसोम्स का एक समुच्चय ही पाया जाता है, यानी हैप्लोइड है। इसे हिंदी में कहते हैं अगुणित, अगुणित। तो ये पादप कैसा है? हैप्लोइड। ये लिख दिया मैंने, हैप्लोइड, हैप्लोइड। लेकिन ये दोनों प्लांट डिप्लॉइड होते हैं, ये भी डिप्लॉइड है और ये भी डिप्लॉइड। तो हैप्लोइड को हम N से डिनोट करते हैं और इसको 2N से डिनोट करते हैं, इस प्रकार। ओके, हैप्लोइड, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड। गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट है, ये किसी पर निर्भर नहीं है, स्वतंत्र जीवी पादप है, किसी पर निर्भर नहीं है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब किसी पर निर्भर नहीं है। लेकिन ये कार्पोस्पोरोफाइट डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, और ये भी इंडिपेंडेंट है। तो अब देखिए, इसमें जो G यानी गैमेटोफाइट और टेट्रास्पोरोफाइट, ये दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट है। लेकिन जो कार्पोस्पोरोफाइट है वो डिपेंडेंट हैं। किस पर डिपेंडेंट है? फीमेल गैमेटोफाइट। इसमें गैमेटोफाइट दो तरह के होते हैं, यानी नर अलग होगा, मादा अलग होगा, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट। अर्थात पॉलीसाइफोनिया का युग्मकोद्भिद पादप एक लिंगाश्री होता है, डायूशियस होता है, ठीक है ना। तो मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा। तो गैमेटोफाइट इसमें दो होंगे, एक तो हो गया मेल, ये देखिए गैमेटोफाइट दो हो गया इसमें, ये एक तो हो गया इसमें मेल गैमेटोफाइट, ये लिख दिया मैंने मेल गैमेटोफाइट, और ये हो गया फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट, यहाँ पर मेल गैमेटोफाइट तथा फीमेल गैमेटोफाइट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, आकारिकी रूप से एक समान होते हैं, मतलब दोनों एक जैसे नजर आते हैं, बस उनके जननांग अलग अलग होंगे। अगर मेल होगा, मेल गैमेटोफाइट होगा, तो उसमें मेल सेक्स ऑर्गन परिवर्धित होगा। इसी प्रकार फीमेल गैमेटोफाइट होगा तो उसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन परिवर्धित होगा। तो गैमेटोफाइट मेल भी होगा और फीमेल भी होगा, और दोनों जो है आकारिकी रूप से एक समान
दिखाई देंगे। गेमेटोफाइट हैप्लॉइड है, इंडिपेंडेंट है और यह युग्मकों के द्वारा, गैमिट्स के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करेगा और नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से युग्मनज बनेगा और युग्मनज सीधा जाइगोट, सीधा 2n होता है जाइगोट, और वो सीधा किसको बनाएगा? कार्पोस्पोरोफाइट को बनाएगा, जो कि द्विगुणित है। तो इससे ये बन गया कार्पोस्पोरोफाइट। अब कार्पोस्पोरोफाइट किसने बनाया? युग्मनज ने, जाइगोट ने बनाया। और जाइगोट कहाँ बनेगा? फीमेल गेमेटोफाइट पर। तो फीमेल गेमेटोफाइट पर परजीवी हुआ ना, तो कार्पोस्पोरोफाइट किस पर निर्भर है? डिपेंडेंट किस पर है? फीमेल गेमेटोफाइट पर डिपेंडेंट है। ये आ गया। अर्थात कार्पोस्पोरोफाइट पादप फीमेल गेमेटोफाइट पर निर्भर है और परजीवी है। क्या है? पैरासाइट है। तो ये पैरासाइट हुआ इसमें। क्योंकि इसी से ही ये को अवशोषित करेगा और कार्पोस्पोरोफाइट पादप को बनाएगा। तो समझ में आया नहीं आया? भाई निषेचन इसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन है और फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहता है कार्पोगोनियम। तो कार्पोगोनियम के आधारीय भाग पर अंड केंद्रक पाया जाता है और वहीं पे निषेचन की प्रक्रिया होगी और वहीं पर युग्मनज बनेगा और वहीं पर नया पादप टेट्रा, ये कार्पोस्पोरोफाइट बनेगा। तो इस प्रकार ये फीमेल गेमेटोफाइट पर क्या है? परजीवी है, इसलिए यह रखा डिपेंडेंट। अब कार्पोस्पोरोफाइट, जब कार्पोस्पोरोफाइट बन जाता है तो यह कार्पोस्पोर बनाता है। क्या बनाता है? कार्पोस्पोर। तो ये बन गया कार्पोस्पोर। ये कार्पोस्पोर बन गया और कार्पोस्पोर द्विगुणित है और ये अंकुरित होकर के नया पादप बनेगा टेट्रास्पोरोफाइट। और ये टेट्रास्पोरोफाइट क्या है? द्विगुणित है और ये क्या है? स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट, ये किसी पर निर्भर नहीं है। ये बिल्कुल बाहर आकर के चट्टानों पर चिपक करके नया पादप बनेगा, उसे कहते हैं टेट्रास्पोरोफाइट। इस प्रकार ये किसी पर निर्भर नहीं है। तो ये थोड़ी सी छोटी सी आउटलाइन है, इसको आप ड्रॉ कर लो, बना लो। अब इसके गेमेटोफाइट के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट पादप। तो इसमें लिखिए, इसमें नोट कर लो आप, यह हैप्लॉइड, हैप्लॉइड इंडिपेंडेंट स्वतंत्र जीवी जो डायोशियस, जो डायोशियस होता है, डायोशियस, ये स्पेलिंग लिख रहा हूँ, DIOECIOUS, डायोशियस। अर्थात मेल गेमेटोफाइट व फीमेल गेमेटोफाइट अलग अलग पाए जाते हैं।
अलग अलग होते हैं, ठीक है ना, डायोसियस हुआ। ये दोनों गैमेटोफाइट, ये दोनों गैमेटोफाइट आकारिकीय रूप से समान दिखाई देते हैं, आकारिकीय रूप में समान दिखाई देते हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। ये देखिए, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, दोनों समान दिखाई देते हैं। नोट कर लिया। यह पादप यानी यह युग्मकोद्भिद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा कार्पोस्पोरोफाइट को परिवर्धित करता है। कार्पोस्पोरोफाइट को परिवर्धित करता है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगेमस प्रकार का होता है। ऊगेमस किस प्रकार का पाया जाता है? ऊगेमस प्रकार का पाया जाता है। ऊगेमस प्रकार का पाया जाता है। तो इसमें दो गैमेटोफाइट है। ये हो गया मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट तथा फीमेल गैमेटोफाइट। जैसा भी बताया था कि दोनों जो प्लांट्स हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं और इनका निर्माण भी जैसे हमने शुरुआत में बताया था कि प्रोस्टेट और वर्टिकल फिलामेंट्स के मिलने से होता है। तो यहाँ पर जैसे हमने ये बताया था, ये तो इसका प्रोस्टेट सिस्टम है और ये वाला सिस्टम है ना, ये तो इसमें जो हमने ऊपर वाला सिस्टम बताया था, इसे हम कहते हैं इरेक्ट सिस्टम, और ये हो गया प्रोस्टेट सिस्टम। तो इरेक्ट सिस्टम में दो प्रकार की शाखाएं पाई जाती हैं। इसमें दो प्रकार की ब्रांचिंग पाई जाती है। इसमें एक ब्रांच तो होती है शॉर्ट ब्रांचेस और एक होती है लॉन्ग लेटरल ब्रांचेस। इस प्रकार दो तरह की ब्रांचेस पाई जाती है इसमें इरेक्ट सिस्टम में। ये तो शॉर्ट है, जैसे देखिए ये शॉर्ट ब्रांच है, ये लॉन्ग ब्रांच हो गई, लॉन्ग लेटरल ब्रांच हो गई, ये शॉर्ट ब्रांच है। तो इन शॉर्ट ब्रांचेस को हम कहते हैं ट्राइकोब्लास्ट। क्या कहते हैं? ट्राइकोब्लास्ट। ये हो गया ट्राइकोब्लास्ट। बहुत सारी ब्रांचेस है इसलिए इसको प्लूरल में कर देंगे, ट्राइकोब्लास्ट, तो यस लगा देंगे। तो जो ट्राइकोब्लास्ट जो ब्रांचेस हैं उन पर सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं। ट्राइकोब्लास्ट शाखाओं के शीर्षीय भाग पर जननांग परिवर्तित होंगे।
अगर मेल गैमेटोफाइट होगा तो उसमें नर जननांग कहाँ निर्मित होगा? ट्राइकोब्लास्ट के शीर्ष भाग पर। अगर फीमेल गैमेटोफाइट है तो फीमेल गैमेटोफाइट में फीमेल सेक्स ऑर्गन ट्राइकोब्लास्ट के शीर्ष भाग पर निर्मित होगा, इस पर निर्मित नहीं होगा, इस पर सेक्स ऑर्गन नहीं बनते। सेक्स ऑर्गन किस पर बनेंगे? इस पर बनेंगे, इस पर सेक्स ऑर्गन परिवर्तित होंगे। अब सेक्स ऑर्गन की बात हम करते हैं, क्योंकि मेल गैमेटोफाइट है तो मेल गैमेटोफाइट में कौन सा सेक्स ऑर्गन बनेगा? मेल सेक्स ऑर्गन बनेगा। उसका क्या नाम है? उसका नाम है स्पर्मेटेंजियम, स्पर्मेटेंजिया। स्पर्मेटेंजिया कह सकते हैं उसे प्लूरल में। तो अपन एक की बात करेंगे तो हम कहेंगे स्पर्मेटेंजियम, स्पर्मेटेंजियम कहते हैं। ये कहलाता है मेल सेक्स ऑर्गन। इसे हिंदी में कहते हैं अचल पूधानी, अचल पूधानी इसे कहते हैं अपन स्पर्मेटेंजियम। आया समझ में? तो ये मेल सेक्स ऑर्गन हुआ। यदि फीमेल गैमेटोफाइट होगा तो वहां पर फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, उसका नाम है फीमेल सेक्स ऑर्गन। उसका नाम होगा कार्पोगोनियम, कार्पोगोनियम होगा, कार्पोगोनियम, कार्पोगोनियम। और पूरे जीवन चक्र में कहीं पर भी मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते, कोई भी चल संरचनाएं नहीं पाई जाती, कोई मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, यानी कशाभिकाएं या सीलिया का पूर्ण रूप से अभाव होता है। फ्लैजिला, सीलिया आदि संरचनाएं नहीं पाई जाती। इनमें जो बनेंगे गैमेट्स बनेंगे वो भी पूर्ण रूप से क्या होंगे? नॉन मोटाइल होंगे। तो यहाँ पर आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताया कि ये ओगेमस प्रकार का होता है और मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट दोनों अलग अलग होते हैं। तो अगले जब क्लास होगी तब इसके बारे में हम इसके बारे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आज अपन इतना ही फिनिश करते हैं। थैंक यू।